बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे एम ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य। ये जो शैक्षिक प्रबंधन है इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ये क्यों आवश्यक है, विद्यालय स्तर पे क्यों इसकी चर्चा की जा रही है, क्यों ये इसकी आवश्यकताओं को इतना फोकस किया जा रहा है, क्यों ये बताया जा रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन इतनी विशेषता के तौर पे विद्यालय व्यवस्था में क्यों ये कारगर सिद्ध होता है। यदि हम शैक्षिक प्रबंधन के, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों की चर्चा करें तो तमाम विचारकों ने अलग अलग उद्देश्यों को निर्धारित किया है। कुछ सैद्धांतिक विचारकों की बात करें तो उन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है उसका संगठनात्मक उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि यह संगठनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, संगठनात्मक उद्देश्य। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन ही वो काम है जो पूरे संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। जैसा कि मैंने तमाम उदाहरणों के द्वारा आपको बताया है कि यदि आप अपने शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। यदि आप इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है एजुकेशन मैनेजमेंट वहीं आपका काम कर गया। दूसरा उसका उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जीवित रहना। जीवित रहना। देखिए, जीवित रहने से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेदारी होता है पढ़ाना, बेहतर से बेहतर नॉलेज बच्चे को उपलब्ध कराना ताकि उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला कि तमाम विद्यालयों में, तमाम स्कूली या शैक्षिक व्यवस्थाओं में ये देखने को मिला कि छात्र ना तो पढ़ने में रुचि लेते हैं, शिक्षक ना पढ़ाने में रुचि लेते हैं, मैनेजमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग और गुड या क्रिएटिव बनाने का प्रयास करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ना तो शैक्षिक प्रबंधन कमज़ोर पड़ जाता है, एक सिस्टम एजुकेशन का जो वीक हो जाता है, छात्र ना पढ़ पाता है, शिक्षक ना पढ़ा पाता है और उसका ग्राफ धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। इन तमाम समस्याओं के निजात पाने की जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट या बेहतर उपाय है वह है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन दूसरा काम क्या करता है, वो जितने मेंबर उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में लगे हैं सबको जीवित रखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो सबको एक्टिव और क्रिएट रखता है, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें ताकि जो लक्ष्य उद्देश्यों की बातें हो रही हैं, जिनके लिए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया है, उसमें सफलता प्राप्त की जा सके। तीसरा इसका उद्देश्य होता है लाभ। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो लाभ है। लाभ से यहाँ तात्पर्य धन से नहीं है, लाभ से यहाँ तात्पर्य एक इमेज से है कि विद्यालय स्तर पे एक बेहतर इमेज तैयार होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे यदि उस विद्यालय के बच्चे कुछ अच्छा कर जाते हैं तो एक इमेज तैयार होती है, एक प्रॉफिट मिलता है, एक फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉफिट मिलता है और कहीं ना कहीं वो माइंड में गुड ऑफ क्रिएटिव, कुछ अच्छा करने की चाहत जागृत होती है। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है उसका जो तीसरा उद्देश्य होता है उससे सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलता है। शैक्षिक स्तर की बात करें तो विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल तैयार हो जाता है, वो बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं, बेहतर तरीके से सेवा करते हैं।
तो एक बेहतर सामाजिकता का निर्माण होता है। अपनी सेवा का वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उसमें वो आर्थिक लाभ पाते हैं, जिससे उनकी बेहतर सोसाइटी का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य एक छोटे से काम के द्वारा हमने पूरी व्यवस्था को स्ट्रांग बनाने का काम किया। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन का तीसरा जो प्रॉफिट है वो लाभ है, कि हर हाल में उस बच्चे को प्रॉफिट ही होना है, संस्था को प्रॉफिट होना है, टीचर्स को प्रॉफिट होना है, प्रिंसिपल को प्रॉफिट होना है, हेडमास्टर को प्रॉफिट होना है। वही हम चौथे लाभ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम चौथे लाभ की बात करें, चौथा हमारा जो उद्देश्य होता है इन शैक्षिक प्रबंधन का वो होता है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी, ध्यान दीजिएगा कि शैक्षिक प्रबंधन जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं स्कूल में, क्या होता है, एक बेहतर वातावरण तैयार होता है, बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, उनके अंदर गुड पावर विल एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में नॉमिनेट होते हैं। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्कूल अच्छे हो जाते हैं तो और जो स्कूल हैं वो भी उसी से प्रभावित होके एक बेहतर माहौल बनाने का, एक बेहतर एजुकेशनल ग्राफ स्टार्ट करने का व्यू रखते हुए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो एजुकेशनल ग्राफ हमें चाहिए उसमें बढ़ोतरी होती है, अच्छे से अच्छे व्यवहारिक शिक्षक, छात्र, सामाजिकता का विकास हम सुनिश्चित करते हैं। वहीं यदि हम पांचवें उद्देश्य की बात करें, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों की बात हो रही है, हम पांचवें उद्देश्य की बात करें तो पांचवा उद्देश्य हमारा ये आता है कि सामाजिक उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, पांचवी बात आती है सामाजिक उद्देश्य। कहने का तात्पर्य है कि जाहिर सी बात है, बेहतर बच्चे होंगे, बेहतर व्यवस्था होगी, वह बच्चे ही आगे जाके सामाजिक प्राणी बनेंगे। तो अगर बेहतर बच्चे हैं, उनकी सोच, क्षमता, कैपेसिटी बहुत बेहतर है, एक विल पावर, एक गुड बिहेवियर उनके माइंड में, नेचर में हमने डेवलप कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमारी सामाजिकता का जो उद्देश्य है वो सफल हो चुका। बालक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, उससे पहले वो बहुत बेहतर इंसान बनेगा। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन स्कूली स्तर पर बहुत ही आवश्यक है। वहीं हम छठी विशेषता की बात करें व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य से हमारा तात्पर्य तमाम ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक वातावरण में अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते हैं। कुछ समय के बाद वो विद्यालय से या तो छोड़ जाते हैं या खुद आपको लेआउट कर जाते हैं, विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं या विद्यालय से उनको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान से करने के लिए, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इनके बीच में एजुकेशनल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। उन बालकों को इतने बेहतर तरीके से उनको एक माइंड मोल्ड कर दिया जाए कि वो बालक, उनके मन का फियर, एटमॉस्फेयर का फियर, नेचर का जो फियर है वो अपने आप खत्म हो जाए। बेहतर तरीके से बच्चा एजुकेशनल सिस्टम में अपनी पार्टिसिपेशन को मजबूती प्रदान करता है। बच्चा जो भी पढ़ाया जाएगा वो पढ़ेगा। तमाम जो समाज की अन्य बातें हैं जो उसको स्कूल आने से, पढ़ने से रोकती हैं, इन बातों से वो दूरी बनाएगा। धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि वो इंडिविजुअल तौर पे बहुत कुछ सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। वहीं हम अगले विशेषता की बात करें, जो सप्तमी विशेषता है वो होती है, ध्यान दीजिएगा, सप्तमी विशेषता होती है व्यवहारिक तौर पे, व्यवहारिक उद्देश्य। शैक्षिक प्रबंधन की क्रिया में जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक संस्थात्मक स्तर पे होता है। तो इस संस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, प्यून हो, छात्र, वो सभी लोग आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से क्या होता है, एक बेहतर स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। सभी व्यवहारिक तौर पर मिलके एक दूसरे की सहायता करते हुए विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो सफल होते हैं। वहीं 7, 8वीं और अंतिम बात हम करें तो अन्य उद्देश्य। देखिए, इन उद्देश्यों के अलावा बहुत सारे उद्देश्य शैक्षिक प्रबंधन के हैं जिनको हो सकता है शब्दों के माध्यम से इंगित न किया जाए, क्योंकि एक अनर्तन चलने वाली प्रक्रिया एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो हमेशा वो जीवन भर चलती रहती है। बेहतर से बेहतर चीज़ों को सिखाने में, संदर्भित करने में हमेशा वो सहायता करती रहती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में। इस पॉइंट में कुछ खास बातें जो छूट रही हैं, इनकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।